Good morning, students. So welcome to the first lecture of class 12 physics, chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. So we have already covered chapter number 1. So this is chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. So capacitance will take some time. We'll start with electrostatic potential. Now before going to electrostatic potential, we have already defined that electrostatic force is a conservative force. So first topic is, what is conservative force? What are conservative forces and non-conservative forces? You have already studied this in class 11, but to revise it again, I will tell you the definition of conservative force is, conservative force is any force whose work is determined only by the final displacement of the object acted upon. That means these are the forces which do not depend upon the path of work done, but they only depend upon the initial position and the final position. Now we have seen many examples of conservative forces, but the important thing here is that you have to keep in mind that it is independent of the path followed. Now what is independence? This independence, you know, we have defined potential energy of an object. So what is the formula of potential energy? It is mgh. What is h here? H क्या है? What is h? H हम जब बोलते हैं कि this if this is the ground and there's a table here, उस टेबल में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है. So what if we say it is at this height h? If the mass of this object is m and acceleration due to gravity is g, so what is p? P is equal to mg h. Now h को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? What is the definition of h? इसको मैंने 0 मान लिया, इसको एक रेफरेंस पॉइंट 0 मान लिया यहाँ से, तो फिर ये यहाँ से हम एक हाइट मेजर करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये एक h हाइट हो गया. दैट मीन्स रेफरेंस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी कुछ था, इस हाइट में एक पोटेंशियल एनर्जी है, एंड दिस एक्चुअली बेसिकली इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, है ना. इसको आगे हम समझेंगे. पहले ये समझ ले कि व्हाट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स एंड व्हाट इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. अब इसको समझने के लिए आप एक कंजर्व का मतलब होता है बचाना या एक उसको संभाल के रखना. अब कंजर्वेटिव नाम क्यों आ रहा है यहाँ पे कंजर्वेटिव? सपोज अगर इसको इस ऑब्जेक्ट को मैं सपोज यहाँ से इसे ड्रॉप कर देता हूँ, है ना. यहाँ पे एक इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी है Pe1. अगर ये Pe1 है तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी हियर? काइनेटिक एनर्जी विल बी 0. क्यों? फॉर्मूला से आप जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², यानी इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी. वेलोसिटी तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है इस बॉडी का, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0. सो पोटेंशियल एनर्जी इज P1, काइनेटिक एनर्जी इज 0. सपोज आई एम ड्रॉपिंग इट फ्रॉम हियर और वो इस पोजीशन पे आ गया. यहाँ पे नाउ दिस बॉडी हैज़ स्टार्टेड लूजिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी and it has decreased to Pe2, but at the same time it has gained some kinetic energy, and the sum of these
potential energy and kinetic energy is always conserved at every point. It is conserved. ये चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट में, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, लेकिन इनका जो सम है वो हमेशा एक ही रहेगा, इक्वल रहेगा. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस? ग्रेविटेशनल एनर्जी, gravitational force is conservative force. Another example is spring force. Spring force, एक spring है suppose, हाँ, अब सब इस स्प्रिंग को अगर मैं प्रेस करता हूँ, इधर पे प्रेस करता हूँ, है ना, तो आई एम अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स टू प्रेस दिस. इस स्प्रिंग को एक फोर्स करने के लिए मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और यहाँ पे जब तक मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को लगाया हूँ तब वो एक्सटर्नल फोर्स से क्या हो रहा है, इसके अंदर में एक P स्टोर होते जा रही है, P स्टोर होते जा रही है. द मोमेंट आई रिमूव दिस एक्सटर्नल फोर्स, what will happen is it will gain some kinetic energy और इसको स्प्रिंग को पुश करेगा. सो स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स दी, सपोज ये एक चौक है, जब तक ये मेरे हाथ में है तब तक ये स्टेबल है, यानी एक स्टैटिक है. द मोमेंट आई रिलीज इट, so automatically the core of the earth will pull it to earth. Gravitational force is attractive force, so it will gain some velocity and it will drop down into the ground. So this is what is conservative energy, conservative force, है ना. तो हमने important point है conservative force का कि it does not depend upon the path followed. Suppose there is a point A and there is a point B. Now I have to move an object from point A to point B. In moving that object from point A to point B, there will be certainly some work done. उसको हम बोल देते हैं WAB. So एक तो मैं इसके डायरेक्ट ही ऐसे भेज दूँ. So work done in moving an object from point A to point B is WAB. अब अगर ये मैं इस पाथ को ना लेके ऐसा आया और ऐसा गया, तो क्या ये WAB यहाँ पे चेंज हो जाएगा? इट विल नॉट चेंज. यहाँ पे भी वो WAB ही रहेगा. सपोज मैं घूम घाम के गया और फिर यहाँ पे आया, तब भी ये WAB ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. तो सपोज इसको हम W1 बोल देते हैं, इसको हम W2 बोल देते हैं और इसको हम W3 बोल देते हैं. तो इन एवरी केस W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 बिकॉज displacement from A to B is always same. It is coming from this point A to point B, it will be same. तो यहाँ पे एक important चीज़ ये होगा, if there is no displacement or it is a closed circuit, a closed circuit है तो work done will be zero. Suppose एक point A है, मैं ये घूम के गया और वापस point A में आ गया, तो यहाँ पे work done will be zero. So this is conservative force. Non-conservative force क्या होता है? Non-conservative force, it depends upon the path followed. It depends upon many I'll say other parameters other than the displacement. So non-conservative force depends on other factors such as velocity, the path followed. अब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, का एग्जांपल एक ले लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ फ्रिक्शनल फोर्स में व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस कंडीशन कैसा है. अगर सरफेस कंडीशन बहुत ही रफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा रहेगा. अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम रहेगा. एक बॉडी इंक्लाइन में है तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू अलग होगी. एक बॉडी प्लेन है तो उसकी फ्रिक्शन की वैल्यू अलग होगी. सो दिस इज व्हाट we were discussing about conservative force and non-conservative force. Now let us discuss about potential energy. The potential energy is only defined for conservative
forces. It is not defined for non-conservative forces. Okay, so potential energy according to a book, it is defined. If you see, it is written that we can calculate potential energy only for conservative forces. Now what is potential energy? So when an external force does work in taking a body from a point A to point B, like in gravitational force or in spring force, that work gets stored. ये वर्क स्पेस, जैसा कि अभी स्प्रिंग का हमने देखा था, इट गेट्स स्टोर्ड, उस वर्क स्टोर कर लिया और उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. इट इज़ द पोटेंशियल टू डू सम वर्क इफ दैट force is that external force is removed. So when the external force is removed, the body moves against and gains a kinetic energy and losing equal amount of potential energy. So just like I have told you, the sum of potential energy and kinetic energy will always be conserved. How? So एक important point मैंने जो आपको बताया कि potential energy is defined only for conservative forces. Non-conservative force के लिए potential energy defined नहीं है. Okay, now we'll go to the topic. Next topic, what is that? That is electrostatic potential energy. In last chapter we have discussed that electrostatic force is a conservative force. That means इसका भी एक potential energy होगा, उसको हमको define करना पड़ेगा. What is the potential energy here? So let me tell you how to get the potential energy of and how to get electrostatic potential energy. Suppose we consider a coordinate. So this is x direction, this is y direction, this is z direction, and we take a point here. Suppose there is a point A and there is a we'll join it from origin, हमने join कर लिया, and there is a point B. Okay, अब ये अगर ओरिजिन से इसका डिस्टेंस लें तो दिस इज r. अब एक पॉइंट A में विल पुट अ टेस्ट चार्ज. दिस इज अ टेस्ट चार्ज. ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E, यहाँ पे E is because of a charge Q. एक सोर्स चार्ज है ये, इसको भी प्लस करेंगे, इट इज प्लस Q. दिस इज द सोर्स चार्ज. इस सोर्स चार्ज के कारण में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों है इलेक्ट्रिक फील्ड? बिकॉज ऑफ द सोर्स चार्ज एट द ओरिजिन. ओके, अब इसमें एक स्मॉल टेस्ट चार्ज हमने A में रखा है और उसको A से हमको B पे लाना है. अब A से B की जो डिस्टेंस है वो है dr, सपोज dr. अब इस चार्ज Q को A से B में मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, है ना. क्योंकि अगर आप देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी प्लस Q चार्ज है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में. फोर्स भी लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है. सो अब उसको हमको यहाँ से A से B में लाना है, तो ये तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा विच इज़ इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, हमको ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा विच इज़ इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना. सो इधर पे अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
ऐसा है तो सॉरी, यहाँ पे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर ऐसा है तो हमको एक्सटर्नल फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा, ऐसा। लेकिन इसमें खास ध्यान देना है, what we need to understand is we are moving this object very slowly because we want to avoid giving acceleration to the body. F net तो ज़ीरो है, F net ज़ीरो है, and we don't want to give this body an acceleration. आप क्यों नहीं देना चाहते? क्यों? अगर हमने उसमें एक्सेलरेशन दे दिया या कुछ वेलोसिटी आ गई तो उसमें तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा और हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। हाँ, अगर तो ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव अज्यूम्ड दैट वी आर मूविंग दिस बॉडी वेरी स्लोली हमने मूव किया उसे, एंड सो एज टू अवॉइड गिविंग दिस चार्ज एनी काइनेटिक एनर्जी। सो एजम्पशंस क्या है? सो टेस्ट चार्ज प्लस क्यू, इस पहला एजम्पशन है इज वेरी स्मॉल, द टेस्ट चार्ज क्यू इज वेरी स्मॉल सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोर्स चार्ज, है ना। इसको इस पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, प्लस क्यू चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ द स्मॉल टेस्ट चार्ज। सो दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन, है ना। देन सेकेंड, इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू प्लस क्यू फ्रॉम ए टू बी we apply an external force F external just enough to counter the repulsive force, है ना। ये जो repulsive force है उसको just counter करने के लिए एक F external force हमने लगाया। so that means, अब इसका मतलब क्या है, this F external is equal and opposite, यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, of electric field. So net force is equal to 0. अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम जो इसमें लगा रहे हैं, इट इज़ गेटिंग स्टोर्ड इन दिस चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है। सो इन दिस सिचुएशन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन by the electrostatic force and gets fully stored. अब उसमें स्टोर हो रहा है and it's getting fully stored in the form of potential energy. अब अगर ये B पे पहुंच गया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, B पे पहुंच गया और सपोज ये एक्सटर्नल फोर्स हम रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा? देयर इज अ फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। अचानक इस चार्ज Q, जब चार्ज Q यहाँ आ गया और हमने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दिया, सो व्हाट विल हैपन इज इट विल बी there is a repulsive force acting on it, it will give a kinetic energy to the body. वो उसमें धक्का मार देगा और वो kinetic energy और potential energy हर एक पॉइंट में जहाँ तक वो जाएगा वहाँ पे वो कंजर्व होगा। सो यहाँ पे लिखा है on reaching B, if the external force applied on plus Q were removed, the electrostatic force will take the test charge plus Q away from the source charge. ये क्या करेगा? इस चार्ज को अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज धक्का मारेगा, है ना। जब भी स्प्रिंग को आपने ऐसे दबाया और जैसे ही आप छोड़ते हो तो स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचने की कोशिश करता है और उस प्रोसेस में एक काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द टेस्ट चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम ए टू बी थ्रू ए डिस्टेंस ए बी। अब इसमें वर्क डन क्या है? work done in moving plus q charge from A to B यानी WAB। अब वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी एक चीज़ और देखेंगे कि एट एवरी पॉइंट इसमें फोर्स चेंज हो रहा है। जैसे जैसे इसमें हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो एवरी पॉइंट वो चेंज हो रहा है। तो इस केस में हमको इसको एक मान लेना है कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिस्टेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड कर दें, है ना। तो हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, जैसे कि यहाँ पे हमने उसको DR में डिवाइड कर लिया और जब टोटल वर्क डन निकालना है तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसको इंटीग्रेट करना है
A से B. So integration of A to B force is F external dot dr है. dr का डायरेक्शन अभी यहाँ पे इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, इट इज़ मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस. तो dr का डायरेक्शन ये है, द dr वेक्टर ये है. सो दिस इज द वर्क डन फ्रॉम A to B. This is F external into dr, which is also equal to minus of F electric field into dr, which is negative of the electrostatic force. Negative work लग रहा है यहाँ पे. Okay, so the work done is against the electrostatic repulsive force and it is getting stored as potential energy. तो अब इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि चार्ज Q possesses a certain amount of electrostatic potential energy at every point in the electric field. एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि एट पॉइंट यहाँ पे जो चार्ज प्लस Q टेस्ट चार्ज था, क्या यहाँ पे इसके पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी? वहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी थी. तो यहाँ पे भी एक पोटेंशियल एनर्जी है. और जहाँ यहाँ से इसको पॉइंट A से हम पॉइंट B पे ले आए तो क्या हुआ, इसके पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो गई. एक यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी थी P1, उसमें जब एक्सटर्नल फोर्स करके हम इसको पॉइंट B पर तक लाए तो इसमें और कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसमें जुड़ गई, तो ये P2 हो गया. बट ऐसा तो नहीं था कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, बिल्कुल थी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, है ना. सो यहाँ पे ये है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट एवरी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज देयर. सो देयरफॉर वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q फ्रॉम A to B इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी. इसमें जब हमने वर्क डन किया तो क्या हुआ, P पे वो वर्क डन जुड़ गया और ये P2 इज ऑलवेज, यहाँ पे P2 इज ग्रेटर देन P1 बिकॉज उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी जुड़ गया. सो दिस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, उसको हम बोलेंगे UA. और यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी थी, उसको बोलेंगे UB. सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस? इसको हम दिखाएंगे डेल्टा V से. डेल्टा V इज P डिफरेंस. सो व्हाट इज डेल्टा V हियर? डेल्टा V इज इक्वल टू UB माइनस UA. डेल्टा V इज UB माइनस UA. नाउ यहाँ पे एंड इट इज इक्वल टू WAB. नाउ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है और यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है वो मालूम हो. ज़रूरी ये है कि हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, वो मालूम होना चाहिए, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ओके, इट इज़ मोर सिग्निफिकेंट. सो यहाँ पे UA क्या है? UA इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A. UB क्या है? UB इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B. WAB है वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. सो दिस इज व्हाट. सो एंड दिस वर्क डन WAB इज negative of the work done by the electric field. Work done by the electric field. तो अब हम इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 points A and B is the minimum work required to be done. It is the minimum work required to be done by external force in moving a touch charge from A to B without acceleration and against the electrostatic field.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये चीज़ आना ही चाहिए कि इट इज़ मूविंग विदाउट एक्सेलरेशन, इट इज़ यहाँ इसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इज़ द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग without acceleration a test charge q from A to B. So what we have done is we have defined this electrostatic potential energy in terms of a physical quantity which is work. So जैसे कि मैंने आपने बोला what is relevant, this difference in potential energy is relevant, not the potential at पॉइंट बी और पॉइंट ए। अब ये कैसा रेलेवेंट है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्यों फिजिकली सिग्निफिकेंस है। सपोज हमने अभी देखा कि पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू डेल्टा यू, है ना। अब सपोज एक पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यू ए है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यू बी है। अब सपोज मैं एक कांस्टेंट वैल्यू इसमें ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे सपोज कर दिया मैंने प्लस अल्फ़ा, है ना, यानी यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी अल्फ़ा अमाउंट से बढ़ गया, तो सेम अल्फ़ा अमाउंट से यहाँ पे भी बढ़ जाएगा क्योंकि इतना इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ, चलो आप निकालिए। यू बी प्लस अल्फ़ा माइनस यू ए प्लस अल्फ़ा, करिए क्या आएगा इसमें, इसको हम करेंगे इज इक्वल टू क्या आया, है ना। सो यू बी प्लस अल्फ़ा माइनस यू ए माइनस अल्फ़ा, अब ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा कट गया तो क्या बचा, अगेन यू बी माइनस यू ए, यू बी माइनस यू ए, और यही अपना डेल्टा वी है। सो व्हाट इज सिग्निफिकेंट, द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है ए पॉइंट में, और बी पॉइंट में पहुँचते पहुँचते तक इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, सपोज इंक्रीज हो गई 20 जूल हो गई। So what is the difference here? 10 joule. Difference is 10 joule. सपोज यहाँ पे अब 10 जूल ना होके यहाँ पे ये 20 जूल होती तो ये क्या होता 30 जूल, बिकॉज द डिफरेंस अगेन इज 10 जूल। तो 10 हो 20 हो 30 हो, ये तो रेफरेंस पॉइंट है ना। हमको इम्पोर्टेंट फिजिकली सिग्निफिकेंट क्या है, दैट इज़ द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप एक डेफिनेशन इसका भी ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स B and A in an electric field is the amount of work done in carrying a, अच्छा अभी एक टॉपिक हम मिस कर गए, उसको पहले वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एक डेफिनेशन करेंगे। सपोज ओके, यहाँ पे अब ये हमको ये समझ में आ गया कि इट इज़ इररिलेवेंट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है। दिस इज़ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। सो इट गिव्स अस अ फ्रीडम टू चूज वेयर दिस पोटेंशियल एनर्जी शुड बी ज़ीरो। हाँ, एंड वी हैव एन अजम्पशन, व्हाट वी डू, हम ये मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो एट इन्फिनिटी। इफ़ वी गो टू इन्फिनिटी द पोटेंशियल एनर्जी इज़ zero at infinity. For the charge distribution of finite extent, we choose potential energy at infinity is equal to 0. तो फिर वो जो definition था, suppose हमने किया था WAB is equal to UB minus UA। अब ये point A, जैसे ये
पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर ये पॉइंट ए इन्फिनिटी में है, इट इज़ एट बहुत ही दूर इन्फिनिटी पे है, तो व्हाट विल हैपन, ये क्या हो जाएगा, W इन्फिनिटी टू B इज इक्वल टू UB माइनस U इन्फिनिटी। अब U इन्फिनिटी को हमने ज़ीरो मान लिया है, तो W इन्फिनिटी टू B इज इक्वल टू UB। नाउ दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B। अब वो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B क्यों आया, क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी को हमने ज़ीरो मान लिया था। सो अब हम डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट। वो कैसे डिफाइन करेंगे, हम ये डिफाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन bringing that charge Q from infinity to point B without acceleration। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कहाँ पे ला रहे हैं, पॉइंट B पे ला रहे हैं, एंड दैट टू विदाउट एक्सेलरेशन। तो पहले इतने टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीज़ें समझना है ना। तो आज के लिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। थैंक यू।